हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, तो खबरों और अपने निवेश से जुड़े अपडेट्स पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम खबरों पर चर्चा करने की बजाय इस बात पर चर्चा करेंगे कि शेयर का चयन कैसे करें, ताकि जोखिम कम हो और मुनाफा अधिक हो। तो हम आज क्या बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करें कैसे करें, रिस्क कम करके प्रॉफिट बढ़ाने के क्या उपाय हैं। इसमें हम आज शेयर्स की बात करेंगे कि शेयर्स को कब खरीदा जाता है, मतलब शेयर्स को एफआईआई कब खरीदते हैं, डीआईआई कब खरीदते हैं, किस पोजीशन पे खरीदा जाता है जब आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सके। आम रिटेलर्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। शेयर बाजार क्या है कि एक गणितीय प्रक्रिया है। इसमें सही तरीके से निवेश करने के लिए अनुशासन, तकनीकी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जो भी निवेशक इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन्हें दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में लाभ मिलता है। लेकिन अधिकतर रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है, क्योंकि वो बिना किसी योजना के निवेश करते हैं। आइए आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे सही शेयरों का चयन करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें और अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, शेयर चयन के सिद्धांतों को समझने के लिए इन बिंदुओं को विस्तार से देखें और उदाहरण के साथ समझिए। तो हमारा पहला है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या है? पीई रेशियो एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो यह बताता है कि शेयर का मूल्य उसके प्रति शेयर की आय, यानी कि अर्निंग पर शेयर या ईपीएस के कितने गुना है। आपको समझ में आया कि शेयर का मूल्य उसके प्रति शेयर की आय, यानी कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस के कितने गुना है। अब यहाँ पे आप उदाहरण मान लीजिए कि एक कंपनी का ईपीएस 5 है और उसका शेयर 100 का है, तो इसका पीई रेशियो क्या होगा? इसका पीई रेशियो इक्वल टू शेयर की कीमत अपॉन ईपीएस, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 20। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका फॉर्मूला है पीई रेशियो। तो ऐसे हमें देखा जाता है कि पीई रेशियो। अब दोस्तों, ये तो पीई रेशियो हो गया। दोस्तों, अब पीई रेशियो क्या है कि 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो। अगर कोई शेयर, ये आदर्श स्तर माना जाता है। अगर कोई शेयर का 100 या 200 के बीच पीई रेशियो है, तो उसे नज़रअंदाज, मतलब हमें इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं कोई शेयरों में, लेकिन यह सीमा समानता सही मानी जाती है कि पीई रेशियो 20 टू 50 के बीच में होना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है बुक वैल्यू और शेयर प्राइस। बुक वैल्यू वह मूल्य है जो किसी कंपनी के नेट एसेट, जैसे कि उसकी संपत्तियां और उधारी के आधार पर निर्धारित होता है। अब इसको भी एक उदाहरण के रूप में समझिए। अगर एक कंपनी की बुक वैल्यू 50 रुपए है और उसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस 200 रुपए है, तो बुक वैल्यू और शेयर के 20 का अनुपात 4 गुना है। इस मामले में कैसे हम देखते हैं, अनुपात 5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए बुक वैल्यू और शेयर प्राइस का। अगर बुक वैल्यू का अनुपात अधिक है, जैसे कि 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, तो यह एक रेड लाइन है। यह कंपनी की शेयर की कीमत से अधिक हो सकती है। तो इसमें आदर्श स्तर क्या है? बुक वैल्यू में 5 गुना से कम, 5 गुना से कम, और इसमें 20 से 50 जो अपन ने पीई रेशियो का देखा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरह अपने नोट्स भी बना सकते हैं। यही टोटल फंडामेंटल एनालिसिस ही है। अब थर्ड की ओर अपन बढ़ते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग वह हिस्सा है जो कंपनी के बाहरी निवेशकों के पास होता है। मतलब कुल मिला के, जैसे कंपनी के प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर के पास होल्डिंग होती है, एफआईआई के पास होती है और डीआईआई के पास होती है, और एक होती है रिटेल। तो अगर ये, मतलब जितना भी हिस्सा रिटेलर्स के पास है, उसको बोलते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग। इसका आदर्श, मतलब आइडल क्या है? 20% से या कम होना चाहिए हमेशा। अगर किसी कंपनी को, अभी आप यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के कुल शेयरों में से 30% पब्लिक रूप से पब्लिक के पास है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा शेयर कंपनी के प्रमोटर के पास नहीं है, जो कंपनी पे उनकी पकड़ को दर्शाता है। उच्च पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनियां निवेशकों के लिए जोखिम भरी हो सकती हैं। तो इसका क्या है? 20% की समथिंग होना चाहिए। अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो यह दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के पैसे के मुकाबले कितना कर्ज लिया है। कि मतलब कंपनी जो उससे लिया है पैसे शेयर धारकों से, उसके मुकाबले कर्ज कितना लिया है। जो इसका मतलब आइडियल है वो 0.25 से कम होना चाहिए इसको। अब इसको भी एक उदाहरण समझ लीजिए कि अगर एक कंपनी का कर्ज 50 लाख रुपए है और उसके इक्विटी या शेयर्स 2 करोड़ हैं, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा? ये इसका फॉर्मूला है। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू कर्ज अपॉन इक्विटी। ये है, लास्ट में 0.25 निकल के आता है। तो आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका आदर्श कितना हो गया? 0.25। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लेज प्रतिशत। प्लेज मतलब उधार रख देना अपने शेयर, कोई भी, जैसे आपकी आपके घर में सोना उधार रख देते हैं या कुछ भी है, तो उसको ही कहते हैं शेयर्स। कौन रखते हैं? प्रमोटर्स रख देते हैं।
जो कंपनी के मालिक होते हैं, तो वो कभी-कभी पैसे के लिए अपने शेयर प्लेस कर देते हैं। आपके ब्रोकिंग एक्ट में भी आता है कि आपकी भी जो होल्डिंग है, आप भी प्लेस कर से उनसे इंट्राडे और मतलब कि फ्यूचर नोट ऑप्शन कर सकते हैं, तो वही है। अब इसको देखिए, प्लेज प्रतिशत वह प्रतिशत है जो प्रमोटर अपने शेयरों को गिरवी रख देते हैं। आदर्श रूप में यह 1% से कम होना चाहिए। 1% है, ठीक है ना? अब इसका भी उदाहरण देख लीजिए। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स ने 100% अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जोखिम अधिक है। ऐसे शेयरों से बचना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को कमजोर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेज परसेंटेज समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ यह देखना आवश्यक है कि कंपनी का मुनाफा और बिक्री लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कि सिर्फ ऐसे ही कंपनी के शेयर्स ऊपर भागे जा रहे हैं। क्या है कि एक जब शेयर्स ऊपर भागता है तो उसके पीछे फंडामेंटल्स रीजन होने चाहिए, किसी आधार पे तो भागेगा। अगर ऐसे ही भाग रहा है तो मतलब वहां पे ट्रैपिंग हो रही है, आप वहां पे फंस सकते हैं। तो अपने को ये नहीं, अपने को पूरा नॉलेज लेना है, उसके हिसाब से फिर रखना है। ठीक है ना? अभी आप आगे लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रॉपर बताया जाएगा कब खरीदना है, कब बेचना भी है। और अगर पहली चीज़, इसमें क्या है कि कोई ये बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये टोटल नॉलेज पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। तो आपको कुछ भी करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। हम सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो सेल्स, अब इसका भी उदाहरण देख लीजिए कि यदि पिछले साल की तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1 करोड़ था और इस तिमाही में 1.2 करोड़ है, तो बढ़ा ना मुनाफा, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह यदि बिक्री भी बढ़ रही है, तो यह संकेत देता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है। तो आप जितने भी ऊपर 6 सिद्धांत बताए हैं आपको, ये सब, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निवेशक या इन्वेस्टर सही कंपनियों का चयन कर सकते हैं, जो स्थिरता, अच्छे मुनाफे और विकास की संभावना प्रदान करती है। हाई पीई रेशियो, हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो या गिरवी रखे गए शेयर्स जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जबकि कम पब्लिक शेयर होल्डिंग और लगातार बढ़ता मुनाफा इन्वेस्टर्स के लिए सकारात्मक संकेत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अब ये है टोटल, ये आपको चार्ट में मिलेगा। तो आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट कैसे प्रयोग किया जाता है, हमने उस पे वीडियो बनाया, तो आप विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बाकी जो लोग हैं, अगर उनको नॉलेज नहीं है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस, इसको तकनीकी विश्लेषण ही बोलते हैं। इसमें इन्वेस्ट करते समय कुछ प्रमुख टूल्स और रणनीतियां काम आती है टेक्निकल एनालिसिस की, जिन्हें फंडामेंटल के साथ मिलाकर प्रभावी निर्णय लिया जा सकता है। आइए हम इनमें से कुछ प्रमुख टूल्स को देख विस्तार से समझते हैं और उदाहरण के साथ समझते हैं क्या है। तो इसमें जैसे क्या है, डीएमए, मूविंग एवरेज इसको कहते हैं, डे मूविंग एवरेज। तो इसमें 3 होते हैं, दो 200, 50, 20, ठीक है ना? ये अलग-अलग हैं। तो अब इसको दीर्घकालीन मूविंग एवरेज या मध्यकालीन मूविंग एवरेज और अल्पकालीन मूविंग एवरेज, ये लॉन्ग समय के लिए है, ये मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है। का उपयोग शेयर की ट्रेंड को समझने के लिए किया जाता है। 3 प्रकार के मूविंग एवरेज हैं। आपको मैंने बताया, 200 डीएमए, 50 डीएमए और 20 डीएमए। ये दीर्घकालिक है, मध्यमकालिक है, तत्कालिक है। अब इसको आप एक उदाहरण के साथ समझिए। तो जो 200 डीएमए है दीर्घकालिक, इसको आप थोड़ा-सा पहले इसको समझिए, तो फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। यह दिखाता है कि शेयर का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म का है। यदि शेयर का मूल्य 200 डीएमए से नीचे आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि शेयर्स का ट्रेंड नकारात्मक है और यह खरीदने का समय हो सकता है इसमें। ठीक है ना? अब इसमें देखते हैं 50 डीएमए में क्या है, यह शेयर के मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड को दिखाता है। यह निवेशकों को शेयर की कीमत के उतार-चढ़ाव का एक स्पष्ट विचार देता है। फिर 20 डीएमए क्या होता है, यह एक तत्कालीन ट्रेंड दिखाता है। इसका उपयोग छोटे समय में खरीदारी या बिक्री के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब इसको उदाहरण के साथ समझिए। ये छोटे समय के लिए है, ये मीडियम, ये लॉन्ग टर्म के लिए। यदि किसी कंपनी का 200 डीएमए, किसी कंपनी का शेयर 200 डीएमए में ₹100 है, 50 डीएमए में ₹110 है और 20 डीएमए में 120 है। तो इसका मतलब है कि शेयर का ट्रेंड नकारात्मक है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 20 डीएमए, 50 डीएमए और 200 डीएमए सभी ऊपर की दिशा में है। ठीक है ना? तो यदि शेयर का मूल्य 200 डीएमए से नीचे जाता है, मान लीजिए ₹95 हो जाता है, तो यह एक इन्वेस्टरों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। आप पहली बार उस शेयर को खरीदें। इसके बाद जब शेयर 50 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर जाता है, तो चरणबद्ध या फिर लगातार आप निवेश कर सकते हैं इसमें, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये आपको एक डीएमए समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएँगे। अब दूसरा है क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का आरएसआई, इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं। ये क्या है, ये शेयर्स को ओवरसोल्ड या ओवरबॉट दिखाता है। आरएसआई एक तकनीकी विश्लेषण है का एक ये महत्वपूर्ण
टूल है जो यह दिखाता है कि शेयर ओवरसोल्ड या अत्यधिक बिक चुका है या अत्यधिक इसमें मतलब खरीदी हो चुकी है। इस स्थिति में इसका मान 0 से 100 तक होता है, बीच में होता है। तो कैसे? जब आरएसआई 70 से अधिक हो, तो यह बताता है कि शेयर ओवरबॉट है, यानी शेयर की कीमत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गिरने की संभावना हो सकती है। और जब आरएसआई 30 से कम होता है, तो शेयर ओवरसोल्ड है, यानी कि शेयर की कीमत में अत्यधिक गिर चुकी है और इससे बाउंस बैक उछाल की संभावना हो सकती है। अब इसको भी आप उदाहरण के समझिए। अगर किसी शेयर का आरएसआई 80 है, तो यह संकेत देता है कि शेयर अधिक खरीदा गया है। इसमें गिरावट आने की संभावना हो सकती है, तो ऐसे में आपको उस शेयर्स को बेचने पर विचार करना चाहिए। यदि आरएसआई 25 के आसपास है, तो यह संकेत देता है कि शेयर्स ओवरसोल्ड हो चुका है और इसे खरीदने का अच्छा मौका है। अब शेयर बेचने का सही समय कब होता है? तो शेयर बेचने का समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित संकेतकों का ध्यान रखना चाहिए। कैसा? 200 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर जाना। इसमें क्या है? जब शेयर की कीमत 250 डीएमए और 20 डीएमए दोनों के ऊपर जाती है, तो यह संकेत हो सकता है कि शेयर का ट्रेंड सकारात्मक हो चुका है और इसे बेचना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? 200 डीएमए पर बेचने का निर्णय नहीं ना लें आप कभी। क्यों? 200 डीएमए पर बेचना सही नहीं हो सकता, क्योंकि यह दीर्घकालीन मूविंग एवरेज है और इससे पहले शेयर की स्थिति को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। अब एक उदाहरण से इसको समझ लीजिए। अभी समझ में ये ना आया होगा, आप बोल रहे हैं क्या बता रहा है, तो इसके उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर ₹500 पर है और 200 डीएमए पर ₹480 पर है। अभी ये करंट मार्केट प्राइस है। 200 डीएमए में इसकी ये प्राइस है, 50 डीएमए में 490 पे है और 20 डीएमए में 495 है। अगर शेयर 550 पहुँच जाता है, यानी कि 250 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर पहुँच जाता है, तो आपको इसे एक संकेत ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि इसे बेचना चाहिए। इस स्थिति में शेयर ने एक मजबूत उछाल दिखाया है और यह ओवरबॉट भी हो सकता है। ठीक है? आपके लिए एक एडवाइस है कि लालच से बचें और अपने तकनीकी संकेतकों के आधार पर निर्णय लें। ये बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में, इसको आप अपने डेस्क में चिपका सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि 500 पर डीएमए है, 200 डीएमए का है। अब वो जब ऊपर चला गया है, 505 तक चला गया और 250 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर है, तो आपको उसको बेच के निकल जाना चाहिए। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये मैं अभी थोड़ा-सा इसकी कि लालच से आपको बचना है। क्यों इसमें लालच से बचना है? क्योंकि अधिकतर लोग इसमें लालच में ही फँस जाते हैं। लालच और भावनाओं के आधार पर इन्वेस्टमेंट निर्णय लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है आपके लिए। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, डीएमए हो गया, आरएसआई हो गया और अन्य पैटर्न्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट और सेलिंग का निर्णय लें, क्योंकि ये आपके निवेश का एक संरचित और सिस्टमैटिक तरीका प्रदान करता है। टेक्निकल एनालिसिस जैसे डीएमए और आरएसआई का उपयोग निवेशकों को शेयर की सही स्थिति समझने में मदद करता है। यह फंडामेंटल के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव से बच सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन, इसमें ही कवर कर देते हैं। निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन में अनुशासन और सही रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हम इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे और उदाहरणों के साथ देखेंगे, ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकें। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो का आकार क्या होता है? आपके पोर्टफोलियो में अधिकतम 20 से 25 शेयर होने चाहिए। यदि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा शेयर हैं, तो इससे जोखिम बढ़ सकता है और आप इन्वेस्टमेंट के प्रदर्शन को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो का आकार 20 से 25 शेयरों तक ही सीमित रखें। उदाहरण, अगर आप अपने 30 से चा पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर खरीद रखे हैं, तो यह आपके लिए ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे आप किसी शेयर्स के प्रदर्शन को अच्छे से समझ नहीं पाते। दूसरा समझिए, एक सेक्टर में 10% से अधिक निवेश ना करें। एक सेक्टर जैसे कि आईटी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, बैंक में ज़्यादा निवेश करने से जोखिम बढ़ सकता है। अगर उस सेक्टर में कोई मंदी आ गई, तो आपके पोर्टफोलियो पर भारी असर पड़ सकता है। इसको भी एग्ज़ाम्पल के साथ समझिए। अगर आपने सभी पैसे आईटी सेक्टर में लगा दिए हैं और यदि इस आईटी सेक्टर में कोई संकट आ जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों का मुनाफ़ा घट जाता है, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बजाय आप विभिन्न सेक्टर में निवेश करके जोखिम को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। किसी एक शेयर में 5% से अधिक निवेश ना करें। क्यों? कारण इसका समझिए। एक शेयर में बहुत अधिक निवेश करने से नुकसान की स्थिति में आपकी पूँजी का एक बड़ा हिस्सा डूब सकता है। क्या पता उस शेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप इंडेक्स फंड में करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। ईटीएफ्स में इंडेक्स फंड के थ्रू प्रॉपर अगर उसको विज़िट करना चाहते हो तो हमने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। लेकिन शेयर्स में 5% से ज़्यादा निवेश ना करें। अब दूसरा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का संतुलन किसके ऐज के अनुसार अपन देखते हैं। देखिए, यह उम्र के आधार पर तय किया जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर्स होने चाहिए। जैसे
50 साल से कम उम्र वालों के लिए 25% लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनियां जिनकी स्टेबल ग्रोथ है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 75% मिड और स्मॉल कैप, मिड कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा कैपिटलाइजेशन, 5,000 से 20,000 करोड़, 5,000 से करोड़ स्मॉल कैप, 5,000 करोड़ से कम जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आपको यहाँ पे क्या है, 50 साल से कम उम्र वालों को 25% लार्ज कैप, 75%, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं, अभी आपके पास अच्छा खासा कंपाउंडिंग के लिए टाइम है। नेक्स्ट, 50 साल से अधिक उम्र वालों के लिए क्या है, अच्छा, अब इसमें जो मिड कैप, स्मॉल कैप, ये वह कंपनियां हैं जो उच्च वृद्धि की संभावना रखती हैं और लेकिन साथ ही इनका जोखिम भी अधिक होता है। अब 50 साल से अधिक वालों के लिए क्या है कि वो 25% लार्ज कैप यानी कि, हाँ, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज़, इसका उदाहरण मैं आपको उदाहरण से भी बता देता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे। यदि आपकी उम्र 30 साल है, तो आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख का 25% यानी कि 25,000 रुपए लार्ज कैप इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए और 75,000 मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए, शेयर्स में, ठीक है ना? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 साल से अधिक उम्र वालों के लिए, इनके लिए क्या है कि 50% लार्ज कैप में रखें और 50% अन्य शेयर्स मिड और स्मॉल में रख सकते हैं। इसको भी उदाहरण के साथ समझ लीजिए कि अगर आपकी उम्र 55 साल है और आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है, तो आपको 1 लाख रुपए 50% यानी कि इसमें रखना चाहिए लार्ज कैप में और 1 लाख रुपए आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में होना चाहिए आपका। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 60 साल से अधिक उम्र के लिए। इसमें क्या है कि 80% आपका लार्ज कैप में होना चाहिए और 20% अन्य में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा रिस्क लेने की वो नहीं है, तो आप 80%, और मैंने तो ये भी बताया कि आप जो इनका 60 साल से 50 साल के ऊपर है, वो बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, ईटीएफ में डाल सकते हैं, तो इन चीज़ों में आपका निवेश घटेगा नहीं, एफडी में रख सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो इसको भी उदाहरण के साथ समझ लीजिए कि अगर आपकी उम्र 65 ईयर है और आपके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 4 लाख आपको लार्ज कैप में करना चाहिए और 1 लाख आपको मिड और इसमें स्मॉल कैप में करना चाहिए। ठीक है? आई होप ये उम्र के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड जीवन में अनहोनी घटनाओं के लिए ज़रूरी होता है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए 1 साल का इमरजेंसी फंड आवश्यक है। वेतन के बराबर फंड हो इनके, आपके 1 साल के वेतन के बराबर, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति का सामना किया जा सके। उदाहरण इसमें समझ लीजिए, अगर आपकी महीने की सैलरी 50,000 है, तो आपको कम से कम 6 लाख का रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि आपको 1 साल तक कोई दिक्कत ना हो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी देख लीजिए, 6 महीने का इमरजेंसी फंड पर्याप्त है सरकारी नौकरी वालों के लिए। ठीक है ना? अगर सरकारी नौकरी में आपकी सैलरी 60,000 है, तो आपको 3.6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। फिर इसके बाद बीमा और कार खरीदने के घर के नियम आप देख लीजिए, अगर आपको यूज़फुल आए तो ये कर लीजिए, बाकी बड़े-बड़े जितने लोग हैं, बिलियनियर्स या फिर जिन्होंने किताबें लिखी, वो तो यही फॉलो करते हैं कि आप अपने में टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। जीवन बीमा खरीदते समय टर्म इंश्योरेंस लें, आपको केवल मौत की स्थिति में कवर करता है और इससे निवेश का हिस्सा नहीं होता है। इससे आपको सस्ते प्रीमियम मिलते हैं और बेहतर कवर आपको मिल जाता है। ये इसके कारण है। ठीक है ना? हेल्थ इंश्योरेंस में 10 लाख का बेस और टॉप अप प्लान ज़रूर लें। मैंने टॉप अप प्लान, बेस प्लान क्या है पहले बता दिया है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो आपको 10 लाख का बेस कवर होना चाहिए, टॉप अप प्लान से आप अतिरिक्त कवर भी ले सकते हैं। उदाहरण, अगर आपकी उम्र 35 साल है, 35 ईयर, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, तो एक टॉप अप प्लान से आप और 5 लाख का कवर ले सकते हैं इसमें। 10 लाख का है, 35 साल आपकी उम्र है, तो एक 5 लाख के टॉप अप प्लान से कवर ले सकते हैं आप। ठीक है? अब नेक्स्ट, 25 लाख सालाना आय से पहले आप घर खरीदें नहीं। यदि आपकी सालाना आय 25 लाख से कम है, तो आपको कार खरीदने से बचना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने घर बोल दिया, कार खरीदने से बचना चाहिए। यह आपकी वित्तीय स्थिति पर, फाइनेंशियल कंडीशन पे दबाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्या है कि 15 साल नौकरी के बाद ही आप घर खरीदें। क्या होता है कि घर खरीदने के लिए आपको नौकरी में स्थिरता होनी चाहिए और आपको अपनी आय और खर्च का सही आकलन करना चाहिए। 15 साल नौकरी करने के बाद ही आपको घर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। एक लास्ट और देख लीजिए क्या है कि ये है, निवेश के लिए अनुशासन और धैर्य क्यों ज़रूरी है? शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए अनुशासन और धैर्य आवश्यक है। बाजार में उतार-चढ़ाव होते हैं, लेकिन आपको गिरावट के दौरान अपनी रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो में आपके बाजार के उतार-चढ़ाव भी बचाए रखता है और उछाल के समय आपको फ़ायदा होता है। अच्छे पोर्टफोलियो की क्या निशानियाँ होती हैं कि उसमें हेजिंग के लिए गोल्ड, सिल्वर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो आप हमारे पुराने वीडियो विज़िट कर सकते हैं, हमने अच्छे से बना दिया है। तो अच्छा पोर्टफोलियो आपको बाजार के उतार-चढ़ाव में बचाए रखता है और उछाल के समय आपको फ़ायदा होता है। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए कि नेस्ले और कोटक महिंद्रा जैसी कंपनियों के शेयर विवाद के कारण गिर गए थे। लेकिन
यह समय एक अच्छे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के अवसर के रूप में देखा जा सकता था, क्योंकि ये कंपनियाँ बड़ी हैं और जब आप सही समय पर निवेश करते हैं, तो दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म में आप फ़ायदा प्राप्त करते हैं। शेयर बाज़ार में सफलता के लिए अनुशासन सही है और रणनीति और मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है। फंडामेंटल तकनीकी विश्लेषण के साथ-साथ सही पोर्टफोलियो का प्रबंधन, इमरजेंसी फंड, बीमा और निवेश के अनुशासन से आप लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में धैर्य बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को लंबी अवधि में स्थिरता प्रदान करना है। तो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल में इसके साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, आपको जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।